नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 9 मई और दिन है सोमवार का। चलिए चलते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। उसके पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। आई क्वांटा आपके लिए लेकर आ रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज, जिसके अंदर यूपीएससी, एसएससी, वेरियस अदर एग्जाम्स फ्रॉम K to 12, जितना भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होता है फ्रॉम द स्क्रैच आपके लिए एक कोर्स डिजाइन किया गया है, तो डू चेक इट आउट। इट विल बी ऑन एयर बाय फ्रॉम 10th of May ऑनवर्ड्स, मतलब कल से वो स्ट्रीम होने वाला है। कमिंग टू द quote of the day: death left its old tragic heaven and became the lyrical core of man, his invincible truth, his visible secret। मतलब जैसे पहले डेथ को क्या माना जाता था कि चलो ठीक है, व्यक्ति मर गया है, अब वो स्वर्ग के अंदर आराम करेगा, लेकिन आजकल किसी की मौत उस व्यक्ति का सीक्रेट, उस व्यक्ति का सच बताने लगती है। ये एक सरकास्टिक या सटायरिकल बताया गया उस चीज पर कि जैसे कभी किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जैसे अभी कोविड डेथ्स ही हो रही है, तो लोग उन्हें मानने तक को तैयार नहीं है। आप मानो तो सही पहले कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, एंड दैट बिकम्स हिज ट्रूथ नाउ। मतलब इंस्टेड ऑफ रेस्टिंग दैट पर्सन इनटू हेवन, अब उसे अपनी डेथ को भी अपना सच बताने के लिए कि आई एम एक्चुअली डेथ जरूरत पड़ रही है। चलिए चलते हैं आज के पहले आर्टिकल की तरफ। क्वेश्चनिंग ऑफ टाइमिंग। देखो, जो भी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं उसके बारे में राजेश्वरी सेनगुप्ता बात करती है कि एकदम से आरबीआई ने क्यों ये इंटरेस्ट रेट हाइक किए। 4 से 5 महीने पहले से ये सारी चीजें आरबीआई को पता थी जो अभी हो रही है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, जो पहले भी ऐसा माना जा रहा था क्योंकि स्कर्मिशेस टेंशंस चल ही रहे थे। उसके बाद रशिया पे सैंक्शंस चल ही रहे थे। उसके बाद सोयाबीन ऑयल और जो पामोलिन ऑयल जो इंडोनेशिया से आता है उसके ऊपर दिक्कत पहले से चल रही थी। उसके अलावा जो है, जो प्राइस हाइक हो रहा है अभी क्रूड ऑयल में, वो भी पहले से सप्लाई चेन डिसरप्शन, जो चाइना सप्लाई चेन है वहां पर कोविड लगने की वजह से, वो सब भी 2-3 महीने से चल रहा है। तो जब पिछली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अप्रैल में बैठी थी तब उन्होंने उस समय ये सरप्राइज जो रेट हाइक किया उसकी जगह उसी समय रेट हाइक क्यों नहीं कर दिया। उस टाइम उन्होंने इतना अकोमोडेटिव स्टैंड कि अपने आप ये ट्रांजिटरी हो जाएगा क्यों रखा। उस वजह से जो अब है इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये आरबीआई की मिस इंटरप्रिटेशन थी, या वो नहीं जान पाए कि इन्फ्लेशन किस दर से आगे बढ़ने वाला है? क्या ये एक प्रकार का फेलियर था आरबीआई का, या आरबीआई अब एकदम से ये जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक किया वो इसलिए किया है क्योंकि एक दिन पहले से स्पेकुलेशन था कि यूएस फेडेक्स भी हाइक करने वाला है, तो जस्ट बिकॉज इंडियन करेंसी जो है यूएस करेंसी के साथ स्टेबल रहे इसलिए उन्होंने भी रेट हाइक कर दिया। या तो एक ये रीजन हो सकता है, लेकिन आरबीआई के लिए जो लीगल मैंडेट है वो तो इन्फ्लेशन को ही चेक करना है ना। तो अगर इन्फ्लेशन चेक करना था तो उन्हें पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि देखो अब अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है तो उसे 4 से 6 हफ्ते भी लग सकते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में। और वैसे बात की जाए तो सिर्फ अभी नहीं, इसके बाद 2 से 3 रेट हाइक और करने पड़ेंगे सो एज इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाए। क्योंकि अभी तो देखो, पैंडेमिक के पहले 40 और 75 बेसिस पॉइंट को डिक्रीज किया गया था, तो अब 40 को वापस से इंक्रीज किया गया, 75 को तो इंक्रीज करना ही है, उसके बाद कुछ और इंक्रीज करना होगा सो दैट इन्फ्लेशन कर्व रहे, एक्सेस लिक्विडिटी जो भी है वो पूल इन कर पाए जो सेंट्रल बैंक है वो। तो ये जो सारी चीजें, क्या मोटिवेशन था आरबीआई का कि उन्होंने जो रिवाइज इन्फ्लेशन फोरकास्ट है वो भी नहीं दी इस बार। ये सारी चीजें अभी भी, मतलब भले ही बहुत अच्छे से जो शक्तिकांता दास है उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हो कि क्यों पहले नहीं किया था, क्यों अभी किया है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी बढ़ता दिख रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन पहले बढ़ता दिख रहा था तो उनकी बातों पर इतना विश्वास नहीं किया जा पा रहा है। अब जो लास्ट पॉलिसी रिव्यू था उसके अंदर आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया था कि 5% के आसपास इन्फ्लेशन हो जाएगा, भले ही 5 भी हो रहा था, तो उन्होंने उस टाइम जो है इसे रिव्यू करना चाहिए था, कुछ बेसिस पॉइंट जो है बढ़ाने चाहिए थे, क्योंकि हमारा मैंडेट होता है 4 ± 2, ऐसा नहीं कि 5 चल रहा है तो चलो बढ़िया है, ठीक है।
तो उसके बाद दूसरी चीज है कि फेडेक्स रिजर्व, ये भी एक फॉरेक्स रिजर्व, ये भी एक रीजन हो सकता है। देखो हमारे अप्रैल में 607 बिलियन डॉलर के आसपास फॉरेक्स था, जबकि अब जो है मई में 600 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया, मतलब हमारा फॉरेक्स भी कम हो गया है। तो देखो फॉरेक्स कम हो गया, इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो अच्छा था ना, अगर थोड़ा सा रुपये का रेट कम होता तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते, हमारा फॉरेक्स बढ़ जाता, हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमी वहां पर पैसा थोड़ा आ जाता। लेकिन जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो मेन जो है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम होता है, तो उस हिसाब से पहले कर देना चाहिए था। लेकिन अभी भी जो कर रहे हैं उसमें भी एक एडिशनल प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सचेंज रेट को ये टारगेट करना चाह रहे हैं, ये भी आरबीआई का लीगल मैंडेट नहीं है। अगर ये जो फेडेक्स का इंक्रीज हुआ है कुछ बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट इन लास्ट 16 ईयर्स, वैसा सोच के, तो आरबीआई का सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट था, और इसके अंदर आरबीआई ने एक प्रकार का अपने आप को फेलियर प्रूव किया है। WHO's counting, WHO's excess mortality data stretches credulity, yet there is no need to be prickly. India has its task cut off. देखो जो WHO है उन्होंने अभी अपनी रिपोर्ट दी कि 10 फोल्ड से भी ज्यादा जितनी डेथ इंडिया में बताई गई है ना, उससे 10 फोल्ड से भी ज्यादा एक्स्ट्रा डेथ यहाँ पर हुई है। मतलब 5.2 लाख अभी तो बताया गया है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 50 लाख से ऊपर इंडिया में डेथ्स हुई है, ठीक है। और ओवर 90% ऑफ डेथ अनरिपोर्टेड हैं। तो ये जो सारे एस्टिमेट्स हैं और भी जो दूसरे एस्टिमेट्स लगाए गए उससे एक कंपैरिजन में एक प्रकार एक समान आ रहे हैं, जैसे लैंडसेट की स्टडी में भी ये आया था। तो अब इंडिया कहता है कि देखो कोविड डेथ जो है एक प्रकार की एकेडमिक एक्सरसाइज तो है नहीं, इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, जो भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है उसके भी शॉर्टकमिंग्स होते हैं, सारी चीजें देखी गई। फ्यूचर मेडिकल इमरजेंसीज जो होगी उसको भी किस प्रकार से मिटिगेट किया जाए ये भी देखा गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें वैसे भी इंडिया देख रहा है आफ्टर दिस कोविड, लेकिन ऑलरेडी इंडिया में तो कोविड कॉम्पेंसेशन एक्सरसाइजेस करी गई थी कि लोगों को बोला गया था कि अगर आपके परिजनों की डेथ जो है वो कोविड से होती है तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो लोग तो मतलब एक प्रकार से उन्हें इंसेंटिवाइज तक किया गया था अपनी कोविड डेथ बताने के लिए, तो लोग क्यों नहीं बताएंगे। और ऊपर से जो रॉबस्ट हमारा बर्थ एंड डेथ काउंट का पूरा एक सिस्टम है, जो एक साल बाद जिसकी रिपोर्ट आती कि एक साल के अंदर और डेथ काउंट बर्थ काउंट हो जाए, वो भी एक प्रकार से मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कोविड काउंट या नॉन कोविड डेथ, सारी डेथ उसके अंदर आती है। उसके बाद हमने उसके अंदर से देखा कि एवरेज डेथ हर साल कितनी होती थी, जो एक्सेस डेथ है उससे वो भी करीब 5 लाख के आसपास ही है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 5 से 50 लाख, इतनी तो टोटल डेथ नहीं होती है एक साल में जितनी सिर्फ कोविड से कह दी गई है, ठीक है। तो ये जो है एकदम ही इस प्रकार का नंबर्स दे दिए गए हैं जिन्हें मान ही नहीं सकते, आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया बाय द इंडियन अथॉरिटी। और जो इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसकी सक्सेस है, जितना डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई का हमने चैनल बना लिया है, बहुत ही तगड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चेन हमने बना लिया आफ्टर दिस कोविड। और जो हमारा आर्किटेक्चर पूरा डिजिटल हमने कर लिया है फॉर काउंटिंग, रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, ऑल दीज थिंग्स, दीज विल स्ट्रेंथन द ऑल्सो द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वही बर्थ और डेथ रेट वाला जो और एक और होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, मतलब ये डेथ और बर्थ रेट को रिकॉर्ड करते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि देखो हमने अपना काम किया, WHO को, एक्सपर्ट्स को भी अपना काम करने दो, और जो फिर आखिरी में डेटा आता है उस हिसाब से आगे देखा जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। इंडिया ने भी अपना डेटा दे दिया है, WHO ने भी अपना डेटा दे दिया है, और बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है। Eye on the plate. Food inflation has not started to hurt India yet. Stepping up domestic production can help country duck the global trend. देखो अभी जो फूड इन्फ्लेशन आ रहा है पूरी दुनिया में, इंडिया में भी आ रहा है। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उन्होंने भी 40 और 50 बेसिस पॉइंट जो है सीआरआर और रेपो रेट और सीआरआर को बढ़ाया है। तो देखो अभी हमारे जो फूड इन्फ्लेशन है ना जनरलाइज नहीं हुआ है देखा जाए तो। देखो जो वीट है उसके अंदर थोड़ा इन्फ्लेशन है क्योंकि हम वीट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, थोड़े जो क्रॉप है उसके अंदर भी कम आया है।
लेकिन अगर देखा जाए तो जो अभी समर क्रॉप्स हैं, ठीक है, पटेटो, अनियन, ये वाली सारी चीजें, इनमें इंक्रीज जितना जो रेट है वो नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्रॉप्स नॉर्मल आई हैं। थोड़ा इंक्रीज रेट हुआ है पामोलिन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इन सब में। क्यों? क्योंकि ये इंडोनेशिया इधर तरफ से आते थे और यहाँ पर अब बैन लग चुका है। इंडोनेशिया ने पूरे एक्सपोर्ट पर ही बैन लगा लिया, जबकि वो 90% ज्यादा एक्सपोर्ट करता था पामोलिन का पूरी दुनिया में। बट उन्होंने भी डोमेस्टिक कंजम्पशन उसका ज्यादा कर दिया है। तो देखो, बस ये जो कुछ चीजें है ना, इनके अंदर इन्फ्लेशन है। बाकी अगर जो चीजें हमारी इंडिया में खुद ग्रो होती है उसमें कोई एक्स्ट्रा वो नहीं आया है, मतलब इन्फ्लेशन नहीं आया है। देखो, इंडिया जो है ना अपने इम्पोर्ट का, मतलब जो अपना फूड बिल है उसका 2/3 इम्पोर्ट करता है, और जितना प्रोडक्शन होता है उसका 1/5 एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और एक्सपोर्ट करने का भी। तो हम किस प्रकार से इन्फ्लेशन के इस चंगुल में ना फंसे, उसके लिए जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा रैंप अप करें अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ताकि जो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, पहली चीज तो हम उसे भी इंपोर्ट ना करें, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर लें। दूसरा, जो खरीफ क्रॉप्स है उसकी एमएसपी जल्दी से जल्दी बता दी जाए, जल्दी से जल्दी खरीफ की एमएसपी निकाल देंगे तो। और दूसरी, फर्टिलाइजर, सीड्स, ये जल्द से जल्द दे दिए जाए, ताकि खरीफ क्रॉप जो आने वाली अब अगली क्रॉप है वो बेहतर हो। इस प्रकार से जो है, और स्पेशली जो एक्सपोर्ट से व्हीट एंड सबका, ये बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स को भी इंसेंटिवाइज फील होना चाहिए। उनका जब गेहूं होगा, महंगे में जाएगा, बिकेगा, उनके पास पैसे होंगे, वो भी इंसेंटिवाइज फील करेंगे फॉर डूइंग मोर खेती। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फाइट द फूड इन्फ्लेशन विच इज नॉट इवन येट जनरलाइज्ड इन इंडिया। मच ऑप्टिमिस्टिक आर्टिकल ऐसे। वाई बीजेपी नीड्स राहुल गांधी, ठीक है, एक सैटारिकल टाइप का एडिटोरियल है। इसके अंदर आकाश जोशी जी कहते हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी की जरूरत राहुल गांधी से भी ज्यादा भी बीजेपी को है। देखो, जब राहुल गांधी नहीं होंगे तो अपना कंपैरिजन किससे करेगी बीजेपी? जगनमोहन रेड्डी, स्टालिन, ममता बनर्जी, इनसे तो कर नहीं सकती, क्योंकि ये तो खुद जो है बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं, या फिर भले ही अगर डायनेस्टिक है तो भी अच्छा काम कर रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया ओरिजिन्स नहीं है। ममता बनर्जी खुद एक स्क्रैच से उठी हुई एक लीडर है, तो नरेंद्र मोदी उनसे अपने कंपैरिजन कर नहीं सकते। तो जो नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाता है, ये बीजेपी को आगे बढ़ाता है, वो है राहुल गांधी। कि जैसे अभी उनका फिर से, जैसे बीजेपी आईटी सेल किस प्रकार से उनके पीछे पड़ी हुई है। अभी राहुल गांधी गए थे काठमांडू, वहां पर एक पब के अंदर से, तो वहां की पिक्चर्स निकाली, कहा गया कि चाइनीज एनवॉय के साथ थे, ये वो। तो सिर्फ खुद का प्रोपेगेंडा, हम किस प्रकार से अच्छे हैं, हमारी अच्छाइयों से नहीं बल्कि दूसरों की बुराइयों से दिखाते हैं। तो इसलिए बीजेपी को जरूरत है सबसे ज्यादा राहुल गांधी की, क्योंकि बीजेपी के पास अगर इतनी अच्छी चीजें नहीं होगी बताने की, उनके खुद के एमएलए इतने सारे कभी रेप केस के अंदर कॉन्विक्ट होते हैं, कभी किसी मारधाड़, चोरी चकारी, इन सारी चीजों में 58% के आसपास जो एमएलए हैं उन पर कोई ना कोई केसेस दर्ज है। लेकिन अब अपनी किस प्रकार से बढ़ाई करें, तो दिखाओ कि राहुल गांधी की क्या क्या बुराइयां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है द सीरियल वंडर। देखो, जो व्हीट प्रोडक्शन के लिए फियर के ऊपर फियर मॉन्गरिंग अभी चल रही है कि हमें एक्सपोर्ट बैन कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो टोटल व्हीट इस बार प्रोडक्शन का सोचा गया था कि 115 मिलियन मेट्रिक टन होगा, लेकिन वो 105 के आसपास ही होगा अब शायद। तो इतना जो 10 मिलियन मेट्रिक टन का जो शॉर्टफॉल है, हम कैसे पूरा करेंगे? अगर एक्सपोर्ट कर देंगे तो और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ऑलरेडी इन्फ्लेशन अभी बढ़ रहा है, इसीलिए आरबीआई ने जो है सीआरआर और रेपो रेट जो है अभी बढ़ाया है बाय 50 एंड 40 बेसिस पॉइंट रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो और ज्यादा इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। देखो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि फार्मर्स को भी इंसेंटिवाइज फील होगा अगर उनकी चीजें बाहर जाएगी। दूसरी, इन्फ्लेशन जो है जनरलाइज होता है, तो जनरलाइज इन्फ्लेशन है नहीं, सिर्फ फूड इन्फ्लेशन अभी है, जिसका भी एक बड़ा कॉज ये डोमेस्टिक कंजम्पशन बाय बाय बाइंग एंड ईटिंग नहीं है। This domestic inflation has also come up because of the government programs of Pradhan Mantri Antyodaya Yojana and National Food Security Act। यहाँ पर जो सब्सिडाइज जो 0 या 1 रुपी, जो 1 या 2 रुपीज के अंदर राइस एंड व्हीट देते हैं,
उसके अंदर इतना ज्यादा वीट पुल इन हो जाता है, अराउंड 80% लोगों को जो है हम फ्री के अंदर देते हैं या फिर सब्सिडाइज फूड देते हैं, तो उसमें इतना वीट और राइस चल जाता है। तो अब जो है पीयूष गोयल जी जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने वीट और राइस की जगह ज्यादा राइस को जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके अंदर देना चालू कर दिया ताकि वीट की इतनी ज्यादा कमी ना महसूस हो। दूसरी चीज जो है कि देखा गया कि किस प्रकार से हीट वेव की वजह से, वैसे तो कितना अच्छा वीट का प्रोडक्शन माना जा रहा था, इस बार हीट वेव की वजह से इतना 5 to 10 मिलियन मेट्रिक टन की खराबी हो गई। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की वजह से इतनी खराबी हो रही है, देख रहे हो किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज जो है एकदम इनएविटेबल हो गया है और कितना ज्यादा उसका इफेक्ट देखने मिल रहे हैं। तो क्या जरूरत है अब हीट रेजिस्टेंट वीट की, ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की, ये जो चीजें हैं इसकी एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम बहुत पीछे हैं, हमें बहुत जरूरी है इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, क्योंकि ये चीजें तो अब होती ही जा रही है। दूसरी चीज है कि फूड सब्सिडी जो 20 लाख करोड़ हमारे पास रेवेन्यू आता है हर साल, उसमें से 2.8 लाख करोड़ रुपीस तो सिर्फ फूड सब्सिडी में चल जाता है। तो ये देखने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम अफोर्ड कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते इतनी जो हम फ्री फूड दिए जा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जो है सीरियल्स हमारे यहाँ इतने ज्यादा इस बार हुए हैं, इतना ज्यादा एकदम बम्पर एक्सपोर्ट इस बार सीरियल्स का हुआ है, देखा जाए तो 31 मिलियन मेट्रिक टन, क्योंकि इसका बैकड्रॉप क्या था, रशिया यूक्रेन से नहीं जा पा रहे हैं सीरियल्स। दूसरा हीट वेव इतनी सारी जगह ही है जहां से जो क्रॉप से बहुत सारे देशों की फेलियर हो गया है। तो एकदम बम्पर सीरियल्स का एक्सपोर्ट 31 मिलियन मेट्रिक टन हुआ है इस बार, जो 273% जंप है फ्रॉम द प्रीवियस फिस्कल, विच इज रिमार्केबल एंड विच शुड इवन रैम्प अप फर्दर। नेक्स्ट इज वेलफेयर दैट चेंज लाइफ। इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से 2011 से 2019 में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी वो 22.5% से 11.6%, ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है बाय द डिफरेंट स्कीम्स एंड बाय द डिफरेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। तो उसके बारे में कुछ बात बताई गई है। सबसे पहला तो क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स थे उनको कास्ट एंड इकोनॉमिक सेंसस उनका लिया, ठीक है, कास्ट सेंसस। तो वेलफेयर प्रोग्राम जो है उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिएट किए गए फॉर द वेलफेयर ऑफ दोज पुअर। सेकेंड, विमेन का जो कवरेज हुआ था दीनदयाल अंत्योदय योजना में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, जो 2.5 करोड़ से अब 8 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन गए, जिसकी वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, सारे लोग पैसा पूल इन करते हैं, फिर एक व्यक्ति को मिल जाता है, वो अपना बिजनेस चालू कर लेता है, ठीक है। फिर अराउंड 31 लाख इलेक्टेड पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव विमेन है, अराउंड 40%, हुआ था ना कि 50% विमेन होना जरूरी है, उसकी वजह से। फिर तीसरी चीज जो है डायरेक्टली अब जो है कैश बेनिफिट, डायरेक्टली अब जो फाइनेंस कमीशन का ट्रांसफर है सीधे ग्राम पंचायत के खाते में आता है, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे धीरे धीरे आ रहा है जिसकी वजह से वहां पर लीकेज हो रहा हो, ठीक है, डायरेक्टली ग्राम पंचायत के खाते में आता है। नेक्स्ट है फोर्थ, जो सस्टेनेबल जो सोशल कैपिटल है, जो बैंक से जो क्रेडिट मिल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, या जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं या जो मुद्रा लोन्स है, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपना बिजनेस सेटअप करने में। नेक्स्ट है ग्राम स्वराज अभियान 2018 में जो चालू हुआ था, जिसमें गैस, एलईडी, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, इम्यूनाइजेशन, वेलफेयर प्रोग्राम, ये जो है करीब 63,000 विलेजेस के अंदर चालू किए गए थे, जिनमें ज्यादा एससी और एसटी की पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो यूनिवर्सल कवरेज फॉर हाउस होल्ड, वॉशरूम्स, एलपीजी कनेक्शन, पक्का हाउस, ये सारी चीजें जो ये सारी स्कीम अभी चालू हुई है, उसकी वजह से एक्सट्रीम पॉवर्टी इतनी कम हो गई है। नेक्स्ट है पीपल्स प्लान ऑन सबका योजना सबका विकास। जो योजना है वो खुद ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से बनाई गई है, मतलब बॉटम अप अप्रोच के हिसाब से। फिर सोशल एंड कॉन्करेंट ऑडिट्स की जो रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं, मनरेगा स्कीम्स। फिर जो स्टेट्स है उन्हीं के बीच में भी कंपटीशन रखा गया ताकि एक दूसरे से, मतलब वही की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से
ज्यादा चीजें बेहतर कर पाए। नेक्स्ट डिवाइडिंग लाइन, किस प्रकार से जो डीलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन है वो जेएनके में और डिवाइड लेकर आएंगे। इसके अंदर एडिटर कहते हैं अभी जैसे हमें पता ही है कि जेएनके का जो डीलिमिटेशन कमीशन था उसकी रिपोर्ट आ गई है और जो एक एक्स्ट्रा सीट है वो बढ़ाई गई है कश्मीर में, जबकि जम्मू में 6 एक्स्ट्रा सीट बढ़ाई गई है। अगर देखा जाए तो कुछ 68 लाख लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जिसमें जम्मू में 53 लाख, लद्दाख में जो है 27 लाख लोग अभी रहते हैं। ठीक है, तो और कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो 68 लाख की है। कश्मीर 68 लाख, जम्मू 53 एंड लद्दाख 27 लाख लोग। तो जो 6 एक्स्ट्रा सीट है वो लद्दाख वो जम्मू को दी गई, जबकि वहां पे 53 लाख लोग ही हैं, जबकि सिर्फ एक एक्स्ट्रा सीट कश्मीर को दी गई। ये सारी चीजें जो है इस प्रकार से देखी गई है जो बेनिफिट कर पाए जो रूलिंग पार्टी है उसको। देखो जबकि जम्मू जो है उसमें 43 सीट है, कश्मीर में 47 सीट है 116 सीट्स में से। अब जो है 44% पॉपुलेशन जो है वो जम्मू में है, 48% पॉपुलेशन सीट शेयर का जो है जम्मू को मिल रहा है, जबकि 56% जो है पॉपुलेशन कश्मीर में है और ओनली 52% सीट का शेयर इन्हें मिल रहा है। मतलब 1 वोट तो 1 वोट फॉर 1 पर्सन हो ही नहीं रहा है, अब 0.8 वोट फॉर 1 पर्सन मिल रहा है कश्मीर के लोगों को। क्यों किया गया? ताकि जो रीजनल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर एक डिस्पैरिटी क्रिएट कर दी जाए, ताकि मतलब वही है जेएनके को कम्युनली अंदर से और ज्यादा डिवाइड किया जा रहा है, ताकि जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनका गेन हो पाए अपने प्रोपोगेंडा के अंदर। देखा जाए तो बीजेपी की जो पॉलिसी रही है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की जेएनके में, क्योंकि देखो जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज है वो जम्मू में, इनफैक्ट जो एक डोडा करके एरिया है जहां पर अराउंड 53% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा सीट जो दी गई वो दी गई हिंदू एरिया में। ठीक है, पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो था उन्हें अनंतनाग लोकसभा सीट के साथ मिक्स कर दिया गया, जबकि मतलब ये जो अनंतनाग राजौरी की एक पार्लियामेंट्री कंसिस्टेंसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी गई, लेकिन कोई ज्योग्राफिक कनेक्टिविटी नहीं है। बीच में पीर पंजाल रेंज है, 6 महीने के लिए बर्फ से ढका रहता है। उस समय अगर इलेक्शन आते हैं तो ये लोग तो कभी वोट ही नहीं दे पाएंगे। तो ये जो सारी डिविजिव पॉलिटिक्स हुई है, जबकि ऐसा नहीं है कि पता नहीं था या ऐसा कुछ है। जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने कितनी बार ये वाली सारी चीजें जो डिलिमिटेशन कमीशन था उसे बताई थी। जो रंजना पटेल जी के जो जो जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रही है उनके अंडर जो ये कमेटी बनी है उन्हें ये सारी चीजें ऑलरेडी बता दी गई थी। लेकिन और दूसरी एक और सबसे बड़ी चीज कि ये जो पूरा डिलिमिटेशन कमीशन हुआ है ना, ये 2002 के जो डीलिमिटेशन एक्ट है उसके अंतर्गत नहीं हुआ, जबकि 2019 का जो एक्ट था जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, याद है ना वो वाला जो जिसके अंदर जेएनके जो था उसको सेपरेट 370 वगैरह हटा दिया गया था, उस टाइम के हिसाब से ये हुआ है। जबकि बाकी सारी जगह जो है 2001 के सेंसस के हिसाब से दी गई थी जो सीट्स हैं, मतलब बाकी अगर सारे शहरों में राज्यों में देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर 2019 वाले के हिसाब से तो जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो गया है और वो फेवर में रहे बीजेपी रूल के, उस हिसाब से यहाँ पर सीट्स दी गई है। तो ये जो डिवाइडिंग लाइन से और ज्यादा डीपन करती जा रही है यहाँ के पेन को। एनीवे दैट वाज अबाउट टुडे गाइस। अगर आज के आर्टिकल्स और ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल इसी समय पे। थैंक यू।